नमस्कार। जो किसान भाई लगातार खेती से घाटा उठा रहे हैं और जो किसान भाई खेती को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, जो युवा किसान हैं और खेती से अच्छा खासा मोटा मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो आज के वीडियो उन सभी किसान भाइयों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी फसल के बारे में जिसको लगाकर आप मात्र 55 से 60 दिन में 2 से 2.5 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा 1 एकड़ से कर सकते हैं, वो भी कम लागत। तो किसान साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। और किसान साथियों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी वाले आइकन को दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अगेती तरबूज की खेती हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हम तरबूज की खेती से 1 एकड़ से 200 से 250 क्विंटल उत्पादन ले सकते हैं और कम लागत में, और हमें कौन सी विधि अपनाना चाहिए, इस पर डिटेल जानकारी आपको मिलने वाली है। और यह जानकारी हम पॉइंट के आधार पर करेंगे, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो वीडियो को आप पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप मत करें। सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो है भूमि, मिट्टी का चयन। यदि हमें अगेती तरबूज से अच्छा उत्पादन लेना है और तरबूज की खेती से हमें अच्छा खासा मुनाफा कमाना है, तो हमें मिट्टी का चयन भी अच्छा करना होगा। यदि हम बात करें कि तरबूज की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, तो मध्यम काली अच्छी जल निकासी वाली जो मिट्टी है उसमें तरबूज का जो उत्पादन है वो काफ़ी अच्छा आता है। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है समय, कि तरबूज की खेती कौन से समय पर की जाए जिसमें कि कम समस्याएं आए और कम लागत लग के उत्पादन भी अच्छा निकले। तो किसान साथियों, यदि हम समय की बात करें तो वैसे तो अभी हम देख रहे हैं कि लगातार 2-3 सालों से जो किसान भाई हैं वो बरसात में, सर्दी में और गर्मी में तीनों सीजन में तरबूज की खेती करते हैं। लेकिन यदि हम इसके परफेक्ट समय की बात करें तो अगेती तरबूज की खेती के लिए दिसंबर का जो महीना होता है, 20 दिसंबर से 10 जनवरी तक का जो समय होता है वो काफ़ी उपयुक्त माना जाता है। यदि आप इस समय पर अगेती तरबूज की खेती करते हैं तो इसमें समस्याएं कम आती हैं, उत्पादन भी ज़्यादा आता है, मंडी के जो रेट रहते हैं वो काफ़ी अच्छे मिलते हैं, 20 से 40 रुपए केजी तक तरबूज के रेट मिल जाते हैं। तो अगेती तरबूज की खेती के लिए दिसंबर का महीना जो है वो उपयुक्त होता है। तीसरा जो टॉपिक है वो है जलवायु। तो किसान साथियों, यदि हम बात करें कि तरबूज की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए कितना तापमान होना चाहिए, तो 27 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस तक यदि हमारे एरिया में इतना टेम्परेचर रहता है तो वहाँ पर तरबूज की जो खेती है वो अच्छी की जा सकती है। और यह टेम्परेचर फसल के अच्छे वृद्धि, विकास और फल फ्रूट सेटिंग के लिए उपयुक्त माना जाता है। यदि हम बात करें पीएच की, मिट्टी का पीएच कितना होना चाहिए, तो तरबूज के अच्छे उत्पादन के लिए मिट्टी का पीएच 6 से 7 पॉइंट के बीच में होना चाहिए। चौथा जो हमारा पॉइंट है वो है कि खेत की तैयारी। किसी भी फसल से अच्छा उत्पादन लेना है, जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, यदि हमें किसी भी फसल से अच्छा उत्पादन लेना होता है तो वहाँ पर खेत की तैयारी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। यदि हमने जिस तरीके से खेत को तैयार करते हैं तो उत्पादन भी उसी तरीके से हमारी फसल में देखने को मिलता है। तो खेत की तैयारी में क्या करना है, सबसे पहले तो हमें अपने खेत की गहरी जुताई करानी है। आप पल्टी प्लाऊ से या फिर हैरो से एक बार अच्छी जुताई करा दें, उसमें 6 से 7 दिन का धूप लगने दें। धूप लगने के बाद उसमें आप कल्टीवेटर चला दें और कल्टीवेटर चलाने के बाद में आप उसमें बेसल खाद डालें। जो हमारा 5वां पॉइंट है बेसल खाद। बेसल खाद मैं आपको 2 तरीके से बता रहा हूँ, एक तो आपको ऑर्गेनिक बेसल खाद बता रहा हूँ, एक मैं आपको मिक्सअप वाला बेसल खाद बता रहा हूँ। यदि आप जैविक खेती करते हैं तो आप ऑर्गेनिक वाला जो बेसल खाद है वो यूज करें। यदि आप मिक्स में खेती करते हैं, रासायनिक प्लस जैविक खेती करते हैं, तो आप मैं जो बता रहा हूँ वो प्रयोग करें। ऑर्गेनिक बेसल खाद, जैविक बेसल खाद के बारे में यदि हम बात करें तो सबसे पहले हमें 1 एकड़ खेत के लिए 5 से 6 ट्राली कंपोस्ट खाद चाहिए। अच्छा कंपोस्ट किया हुआ खाद होना चाहिए। इसमें आपको 50 केजी सरसों की खली, 50 केजी नीम की खली को ऐड करना है, 50 केजी प्रोम डलवाना है और इसी में आप 10 केजी सागरी का प्लस 1 क्विंटल आपको रॉक फॉस्फेट इसमें यूज कराना है। तो ये तो आपका 1 एकड़ का जो जैविक बेसल खाद है वो तैयार हो जाएगा और आप इसको मिक्स करके 1 एकड़ खेत में फेंक दें और उसके बाद में रोटावेटर चला दें। यदि हम रासायनिक प्लस मिक्सअप की बात करें तो 3 ट्राली आप कंपोस्ट खाद लें, उसमें 50 केजी आप डीएपी डालें, 25 केजी पोटाश डालें एमओपी, 25 केजी आप उसमें नाइट्रोजन के लिए यूरिया दें और उसको आप
6-7 दिन के लिए मिक्स करके मिला के एक जगह पर रख दें और फिर आप उसको अपने खेत में बुआई करने से पहले तो 1 एकड़ खेत में बेसल खाद के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। और इसके बाद में आप रोटावेटर चला के मिट्टी को बारीक करा दें और जो खाद हमने डाला है वो मिट्टी में मिल जाएगा। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, विधि का चयन, कि हम किस विधि से तरबूज की खेती करते हैं। यदि हमने विधि का चयन सही तरीके से कर लिया तो हमारा जो उत्पादन है वो अच्छा आना ही है। तो विधि के चयन में यदि हम बात करें तो बहुत से किसान भाई सीधे फील्ड पर ही तरबूज की खेती करते हैं, लेकिन यदि आप ड्रिप इरिगेशन और मल्चिंग सीड का प्रयोग करके तरबूज की खेती करते हैं तो वहां पर आपकी फसल का जो उत्पादन है वो काफी ज्यादा आता है, क्योंकि इसमें आपको जो पानी की मात्रा है वो सही से जाती है, खाद उर्वरक की जो मात्रा रहती है वो सही से जाती है, और मल्चिंग सीड के कारण हमारी जो फसल में खरपतवार की समस्या है वो नहीं हो पाती, बाष्पा अच्छे से बना रहता है और पानी भी कम लगता है। तो ये सारी फायदे हमें मल्चिंग और ड्रिप से होते हैं। तो हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का प्रयोग करके ही तरबूज की खेती से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान साथियों, हमें क्या करना है, जब हम बेसल खाद डाल के रोटावेटर चला दें उसके बाद में हमें बेड तैयार करना है। बेड आप कैसे बनाएं, बेड से बेड की दूरी 4 से 5 फीट रखें और बेड की ऊंचाई जो है वो आधे से 1 फीट रखें और बेड की चौड़ाई आपको 3 फीट रखना है, क्योंकि सब्जी वर्गीय जो फसलें होती हैं, बेल वर्गीय जो फसलें होती हैं, उनकी जो रूट्स होती हैं, जड़ होती हैं पौधे की, वो चौड़ाई में फैलती हैं, नीचे सरफेस में नहीं जाती हैं। तो हमें बेड को चौड़ा रखना है ताकि हमारी प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो अच्छे से फैल सकें और न्यूट्रिएंट्स को अपटेक करके अपनी ग्रोथ को बढ़ाते रहें। इसके बाद में हमें इस पे ड्रिप बिछाना है। ड्रिप बिछाने के बाद में आप इस पे थोड़ा बहुत कंपोस्ट खाद भी डाल सकते हैं बेड पर, यदि नहीं होता है तो बिल्कुल मत डालें। और आप इस पे मल्चिंग सीड लगा दें। मल्चिंग सीड लगाने के बाद में आपको जिग जैग में होल डालें। होल से होल की दूरी जो है वो 1.5 से 2 फीट रखें। तो इस तरीके से हमें बेड तैयार करना है। या हमारा जो बेड तैयार हो जाए, होल डल जाए, उसके बाद में हमें ड्रिप को चला देना है, बेड को गीला करना है। बेड गीला करते समय आप इसमें जीवाणु जल चला सकते हैं, फफूंद भक्षक चला सकते हैं, ट्राइकोडर्मा चला सकते हैं, मेटारेजियम चला सकते हैं, बेवेरिया बेसियाना, ये सब हमें इसमें चला देना है ताकि ये सारे मित्र फफूंद, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से हमारी खेत की मिट्टी में और बेड में स्टेब्लिश हो जाए। और जब हम इसमें प्लांट से या सीड लगाएंगे तो वो आगे चल के हमें फायदा करेंगे। तो ये सारे फार्मूला आप चला दें। बेस्ट डिकम्पोजर भी चला सकते हैं। साथियों, जब हमारा खेत तैयार हो जाता है, बेड तैयार हो जाते हैं, इसके बाद में बात होती है किस्म की, कि हम कौन सी वैरायटी अपनी खेत में लगाएं जिसका उत्पादन हमें अच्छा मिले, कम समस्याएं देखने को मिले, कम रोग कीट लगें और उसकी मार्केटिंग अच्छी हो और रेट भी हमें उसके मार्केट में अच्छे मिले। तो किसान साथियों, यदि वैरायटी की बात करें तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने क्षेत्र में, लोकल के एरिया में जो भी वैरायटी प्रचलन में हो उस वैरायटी का चयन करें जिसकी मार्केटिंग आसानी से हो जाती हो। और जो लोकल की वैरायटियाँ होती हैं उसमें उत्पादन भी अच्छा आता है। यदि हम हाइब्रिड वैरायटियों की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा हाइब्रिड वैरायटियाँ मार्केट में अवेलेबल हैं। आप कोई भी वैरायटी का चयन कर सकते हैं, जैसे कि ट्रोपिका सीड का हिटोन आता है, काफ़ी अच्छी वैरायटी है। सिंजेंटा का सुपर क्यून आता है, ये भी बहुत शानदार वैरायटी है। अपने एरिया के हिसाब से वैरायटी का चयन कर लें। वैरायटी के ऊपर पर यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं डिटेल्स वीडियो ज़रूर लाऊंगा। अब बात करते हैं कि यदि हमने वैरायटी का चयन कर लिया, उसके बाद में हमें कैसे सीड सोविंग करनी है और सीड ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो किसान साथियों, सीड सोविंग और सीड ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी फसल से अच्छा उत्पादन और जो सीड है उनका जर्मिनेशन बढ़ाने के लिए सीड ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। जब हम मार्केट से कोई भी बीज लेके आते हैं तो वो केमिकल, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड से ट्रीट होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें वो कोटिंग को हटाना होता है। उसके लिए आप क्या करें, 100 ml गौमूत्र लें, उसमें जो आप बीज लेके आए हैं उनको 5 मिनट तक डुबोएं और उसके बाद में आप उसमें जैविक तरीके से सीड ट्रीटमेंट करें। सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्राइकोडर्मा का जो पाउडर है उसको मिलाना है। 10 ग्राम आप प्रति ग्राम बीज के हिसाब से इसको मिला सकते हैं। फिर उसमें आप महिराजा की कोटिंग कर सकते हैं और ह्यूमिक पोटेशियम भी आप 10 ग्राम के हिसाब से इसमें मिला सकते हैं। यदि हम प्रति एकड़ सीड की बात करें कि हमें प्रति एकड़ कितने ग्राम सीड तरबूज की फसल का लगेगा, तो 250 से 300 ग्राम सीड हमें 1 एकड़ में लगता है और तुरंत हमें इसकी सीड सोविंग कराना है। और किसान साथियों, सीड सोविंग कराते समय हमें ध्यान रखना है कि हमने जो बीज लिए हैं, जो तरबूज के सीड हैं,
उनको हमें ज़्यादा गहराई में नहीं डालना है, आधा से 1 इंच गहरा हम सीड सोविंग करें। सीड सोविंग कराने के बाद में हमें कुछ दिन का वेट करना है। जैसे ही हमारी फसल में जर्मिनेशन होता है उसके लिए हमें कीट नियंत्रण के लिए जैविक के जो फार्मूले हैं जैसे कि बेवेरिया बेसियाना है, मेटारिज्म, एनएसओपली है या फिर फफूंद भक्षक जो है जिसमें ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास है, तो इनका स्प्रे हमें 50% के हिसाब से अपनी फसल पर करते रहना है जिससे कि कीट नियंत्रण अच्छे से हो सके और हम बायोलॉजिकल तरीके से ही अपनी फसल में कीट नियंत्रण करते रहें। और यदि हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें, पोषक प्रबंधन की बात करें, तो जो बेसल खाद हमने दिया है उससे हमारी फसल को कुछ न्यूट्रिएंट्स तो मिलेंगे, लेकिन हमें अपनी फसल में जो खाद का जो शेड्यूल है वो भी बनाना है। उसके लिए आप क्या करें, यदि आप रासायनिक खेती करते हैं तो रासायनिक प्लस ऑर्गेनिक के जो फार्मूला है उनका प्रयोग करें। जैसे कि आप एनपीके का जो कॉम्बिनेशन है वो चलाते हैं तो उसमें आपको नाइट्रोजन का जो बैक्टीरिया है राइजोबियम, इफ्को का जो एनपीके कंसोर्टिया है उसको हर 8-10 दिन में आप अपनी फसल पे देते रहें। तो हमें इस तरीके से अपनी फसल में रोग कीट नियंत्रण करना है। यदि हम खाद प्रबंधन की बात करें तो हमारे जो जैविक फार्मूले हैं जैसे कि सजीव जल है, अणु जल है या फिर आपका जीवाणु जल है, बेस्ट डिकम्पोजर है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वाले जितने भी फार्मूले हैं हम उनको हर 8 से 10 दिन में अपनी फसल में देते रहें। यदि खाद शेड्यूल की बात करें तो खाद शेड्यूल पर एक डिटेल्स वीडियो मैं जल्द लाऊंगा, क्योंकि यह वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इस वीडियो में उस चीज़ को कवर नहीं कर रहा हूँ। तो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि तरबूज की फसल में हमें खाद शेड्यूल कैसे रखना है, कैसे हम रासायनिक खाद और जैविक फार्मूला का कॉम्बिनेशन बनाकर अपनी फसल से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान साथियों, वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो भैया वीडियो को लाइक जरूर करें। और किसान साथियों, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी बहुत कम करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि सभी किसान भाई अपनी फसल से अधिक उत्पादन ले पाएं और जो गलतियां वो करते हैं उनको सुधार करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।